जब हम बुद्ध का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? शांति, ध्यान, है ना? लेकिन क्या कभी ऐसा सोचा है कि बुद्ध एक कमाल के अर्थशास्त्री भी हो सकते थे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, सही कहा ना? पर बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो सिर्फ आध्यात्म तक ही सीमित नहीं थीं। वो हमें एक बेहतर आर्थिक जीवन जीने का रास्ता भी दिखाती हैं। तो आइए आज इसी अनसुने पहलू को समझते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सवाल शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन बुद्ध की शिक्षाएं उनके समय की सामाजिक और आर्थिक उथल-पुथल की ही तो देन थी। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये 2500 साल पुरानी सोच आज हमें पैसे, काम और एक बेहतर समाज के बारे में क्या सिखा सकती है। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में समझाया था कि इंसान अक्सर दो किनारों पर जीता है। एक तरफ है सिर्फ ऐशोआराम, जिसका एक ही मकसद है खाओ, पियो और मौज करो, और दूसरी तरफ है खुद को तकलीफ देना, हर इच्छा को मार देना। बुद्ध के मुताबिक ये दोनों ही रास्ते अधूरे हैं और दुख की तरफ ही ले जाते हैं। तो भाई सही रास्ता आखिर है क्या? तो इस पूरे सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि बुद्ध एक अप्रत्याशित अर्थशास्त्री कैसे थे, फिर उनके धन के मध्यम मार्ग को समझेंगे, उसके बाद उनकी पर्सनल फाइनेंस की गाइडबुक पर नजर डालेंगे और आखिर में एक निष्पक्ष समाज के लिए उनके ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किसी बंद कमरे या गुफा में नहीं जन्मी, वो समाज की कड़वी सच्चाइयों को देखकर जन्मी थीं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि समाज शोषक और शोषित, अमीर और गरीब में कैसे बुरी तरह बंटा हुआ है, और उन्होंने महसूस किया कि इसी गहरी खाई से इंसान का असली दुख पैदा होता है। इसी समस्या के हल के तौर पर उन्होंने दिया मध्यम मार्ग, जिसे पाली भाषा में मध्यम पतिपदा कहते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सीधा साधा सिद्धांत है बैलेंस का। न जरूरत से ज्यादा भोग और ना ही जरूरत से ज्यादा त्याग, बस एक संतुलन। और यही सरल सा विचार उनके पूरे आर्थिक दर्शन का आधार बना। तो सवाल ये है कि ये मध्यम मार्ग हमारी फाइनेंशियल लाइफ पर कैसे लागू होता है। बुद्ध का मानना था कि पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, जरूरी ये है कि उसे सही और नैतिक तरीकों से कमाया जाए, ताकि वो सिर्फ कमाने वाले के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए फायदेमंद हो। और यहीं पर एक बहुत जरूरी आइडिया सामने आता है, सम्यक आजीविका। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अपनी रोजी रोटी ऐसे काम से कमाओ जो सही हो, ईमानदार हो और जिससे किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे। ये एक छोटा सा नियम बुद्ध के पूरे आर्थिक दर्शन की नींव है। और हाँ, ये कोई अलग से दिया गया नियम नहीं है। सम्यक आजीविका असल में बुद्ध के मशहूर आर्य अष्टांगिक मार्ग का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये हमें बताता है कि बुद्ध की नज़र में हमारा काम और हमारी कमाई हमारे आध्यात्मिक जीवन से अलग नहीं है, बल्कि उसी का एक अहम हिस्सा है। तो अब सवाल ये है कि क्या बुद्ध ने पैसे को मैनेज करने के लिए कोई प्रैक्टिकल सलाह भी दी? जी हाँ, बिल्कुल दी। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उनके सुझाव आज भी कितने काम के हैं, कितने सटीक बैठते हैं। उन्होंने एक बड़ा ही कमाल का बजटिंग फॉर्मूला दिया था। अपनी कमाई को 4 बराबर हिस्सों में बांटो। पहला 25% अपने और अपने परिवार के खर्चों के लिए, दूसरा 25% अपनी काम या बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करने के लिए, तीसरा 25% दान और समाज की मदद के लिए, और आखिरी 25% इमरजेंसी या मुश्किल वक्त के लिए बचाकर रखने के लिए। सोचकर देखिए, 2500 साल पुरानी फाइनेंशियल प्लानिंग। मेहनत की इज्जत बुद्ध की नज़रों में बहुत ज्यादा थी। उन्होंने आलस को लेकर तो एक बहुत ही कठोर बात कही थी, जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है। मतलब साफ था, अगर आप बिना काम किए समाज के रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये एक तरह से पाप है। और बुद्ध सिर्फ कहते नहीं थे, वो खुद भी इन बातों पर अमल करते थे। एक किस्सा है कि किसी ने उन्हें उपदेश देने के बदले में खीर भेंट की, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ उपदेश देकर भोजन करना सही नहीं है। ये दिखाता है कि वो हर किसी के लिए, यहाँ तक कि खुद के लिए भी मेहनत से कमाई करने को कितना जरूरी मानते थे। चलिए अब पर्सनल फाइनेंस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुद्ध ने एक खुशहाल और न्याय से भरे देश की कल्पना कैसे की थी। उस जमाने में खेतीबाड़ी को बहुत ऊंचा दर्जा हासिल था। ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रीय पर्व की तरह था। वप्पमंगलम नाम का त्योहार मनाया जाता था, जिसमें खुद राजा सोने का हल चलाकर बुआई के मौसम की शुरुआत किया करते थे। इससे पता चलता है कि उस समाज में अन्न उगाने को कितना पवित्र और जरूरी काम माना जाता था।
बिजनेस के लिए भी उन्होंने एक नैतिक गाइडलाइन दी। उन्होंने साफ साफ बताया कि कुछ धंधे बिल्कुल गलत है, जैसे कि हथियार बनाना, जहर या मांस का व्यापार करना। इसके बजाय उन्होंने ऐसे कामों को बढ़ावा दिया जो समाज के लिए फायदेमंद हो और करने वाले को भी सुकून दे, जैसे बीमारों की सेवा करना। अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, गरीबी, दान और सामाजिक न्याय पर बुद्ध के क्रांतिकारी विचार। देखिए, कई लोग मानते हैं कि बुद्ध ने गरीबी को अच्छा बताया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि उन्होंने तो इसे एक बहुत बड़ा दुख बताया और कहा कि भूख सबसे बड़ी बीमारी है। उनके हिसाब से गरीबी का कारण किस्मत नहीं, बल्कि आलस्य और पैसे का गलत इस्तेमाल है। उनका संदेश सीधा था, मेहनत करो, अमीर बनो, लेकिन हमेशा नैतिक रास्ते पर चलकर। इस विषय के लेखक बुद्ध के सामाजिक नजरिए को एक बड़ा दिलचस्प नाम देते हैं, नव समाजवाद। अब इसका मतलब आज के पॉलिटिकल समाजवाद से नहीं है। ये बस बुद्ध की उस कल्पना को दिखाता है जहां एक ऐसा समाज हो जिसमें कोई अन्याय न हो और जहां आज़ादी, बराबरी और भाईचारे को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाए। एक ऐसा समाज जो कुछ लोगों के लिए नहीं, बल्कि सबके भले के लिए काम करे। इस पूरे विचार का सार एक छोटी सी पाली कहावत में छुपा है, न किचि मनुष्य सेठ, न किचि मनुष्य हीन। इसका मतलब है, कोई भी इंसान जन्म से बड़ा नहीं होता और कोई भी जन्म से छोटा नहीं होता। सामाजिक बराबरी का इससे शक्तिशाली संदेश और क्या हो सकता है। और आखिर में बुद्ध का पूरा संदेश इसी एक बात पर आकर टिकता है, एक समाज की असली खूबसूरती, उसकी असली खुशी बराबरी में ही छुपी है। एक ऐसा समाज जहां हर इंसान को बराबर सम्मान मिले, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक इंसान है, किसी जाति या जन्म की वजह से नहीं। तो आज जब हम सब आर्थिक उथल-पुथल और असमानता से जूझ रहे हैं, तो ये सवाल पूछना लाजमी है, क्या हद से ज्यादा अमीरी और हद से ज्यादा गरीबी के बीच का ये मध्यम मार्ग हमें एक बेहतर और बैलेंस्ड भविष्य का रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।